लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज इसका थियोरी पार्ट देख लेंगे यहाँ तक। ये एक ही पेज देखना है पूरा, क्या एक्चुअली लॉ है और इस पर फिर उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये इतना देख लेंगे आज। और उसके बाद फिर हम तीन रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला पर बेस्ड है उनको फिनिश कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले दो लॉ रिकॉल करो। द फर्स्ट टू लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स कैन चेंज द मोशन। ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि कैसे फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का मोशन बदल सकता है। एंड सेकेंड लॉ में हमने देखा था इट प्रोवाइडेड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। ये सेंटेंस ध्यान से देखो। फर्स्ट लॉ इन शॉर्ट टोल्ड अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स कैन चेंज द मोशन एंड सेकेंड लॉ गेव अस अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। हमने फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड लॉ से डिराइव किया था। नाउ द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, when one object exerts a force on another object, the other object, the second object will instantaneously exert a force back on the first. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर रिवर्स फोर्स एक्सर्ट करेगा। These two forces are always equal in magnitude, यानी वैल्यू इन दोनों फोर्सेस का सेम होता है, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सबसे इजी एग्जांपल देने गए तो किसी को ज़ोर से मारा अगर आपने तो आपको भी लगता है, यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया द अदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो याद रखना दीज फोर्सेस विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी if first object exerts a force on second, the second will also exert an equal and opposite force on the first. तो हम बोल सकते हैं कि these two forces are acting on different object. ये एक force second object के ऊपर act कर रहा है और जो reverse आया है that acts on the first object. In a game of football, sometimes while looking at football and trying to kick it with a greater force, they collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. यानी कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अगर कोलाइड होता है there are pair of forces. The two opposing forces are known as action and reaction. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड पे अप्लाई किया हुआ फोर्स है उसको हम एक्शन कहते हैं, और उसी वक्त जो सेकेंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट पे अप्लाई किया हुआ फोर्स है उसको कहते हैं रिएक्शन। तो ये बात है कि दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे एरो बता रहा है इधर आपको, फर्स्ट का सेकेंड पे अप्लाई हो रहा फोर्स है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पे अप्लाई हो रहा हुआ फोर्स है। सो व्हाट इज थर्ड लॉ? दो मिनट कंप्लीट करने दो मुझे। सो व्हाट इज एक्चुअली थर्ड लॉ यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने पहले एक स्प्रिंग बैलेंस का एग्जाम्पल बीच में दिया, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल लास्ट में कवर कराने वाला हूँ, तो एक बार ये पार्ट पढ़ लेते हैं। एनी ऑफ दिस टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एक्शन। आप किसी भी इनमें से एक फोर्स को एक्शन बोल सकते हो एंड अदर एज रिएक्शन। दिस गिव्स अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ एंड हियर इट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ इस फिजिक्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी रहता है कि आप कोई भी एक्शन करो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता ही है। अच्छे एक्शंस करो तो रिएक्शन अच्छा रहेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक्शन यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा था बट रिएक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आया। So law is to every action there is equal and opposite reaction. धनुष एक मिनट मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल खत्म कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है और इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स टोटल 5 हैं। टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं आपको एक्सरसाइज में इस गन और बुलेट के कंसेप्ट पर। तो ये देखते हैं थर्ड लॉ के हिसाब से कैसे काम करता है। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet
right? So bullet will move with a very high acceleration and simultaneously अगर बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया है बुलेट के लिए गन ने, it will exert an equal and opposite force in the backward direction. So bullet will exert an equal and opposite force on the gun. सुनो ध्यान से, जब गन ने बुलेट के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, the bullet will exert an equal and opposite force on the gun and this results in the recoil of the gun. इसलिए गन पीछे एकदम जर्क लेती है क्योंकि एक अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस होता है. बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद गन को एक अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसको कहते हैं रिकॉइल फोर्स. लेकिन बुलेट इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन से आगे क्यों गई और गन थोड़ा ही पीछे क्यों जर्क लेती है? सिंपल कंसेप्ट है मास. सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ गन इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ द बुलेट. मतलब बुलेट पर जो फोर्स एक्सर्ट किया है गन ने, बुलेट विल ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द गन. अब मतलब यहाँ पर इक्वल फोर्सेस में, लेकिन बुलेट एकदम फास्ट क्यों चली गई? क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ गन, प्लस गन को आपने होल्ड किया रहता है किसी फोर्स से, तो वो भी एक एडिशनल चीज़ जुड़ जाती है जिससे गन ज़्यादा पीछे नहीं आएगी. Hence, this is one example of third law of motion, that is recoil force of the gun, because when gun exerts a force on bullet in the forward direction, the bullet will exert an equal and opposite force on the gun, that is recoil force. So this is one example I have covered for now. Now your doubts. तो ये लॉ और ये एग्जाम्पल के बाद अभी ये चीज़ क्लियर हो जाती है. अब इसलिए मैं इसके बाद अब ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब गन ने बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया और बुलेट ने इक्वल फोर्स गन पे एक्सर्ट किया, that did not produce equal acceleration. Bullet moved with a very high acceleration and gun moved with a very low acceleration because of difference in their mass. This is because each force will act on different object. बुलेट ने गन पर एक्सर्ट किया तब गन का तो मास बहुत कम था. जब गन ने बुलेट पर फोर्स एक्सर्ट किया तो बुलेट का मास बहुत ही कम था, तो बुलेट एकदम ज़्यादा एक्सेलरेशन से चली गई आगे. पर बुलेट ने जब रिवर्स फोर्स गन पर एक्सर्ट किया, गन का मास ज़्यादा था, hence it did not move with that acceleration. This is because each force will act on different objects that may have different mass. This is one good example which is over. एक और example यहाँ पर. How are we able to walk? We are able to walk because of third law of motion. इस पे एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है. जस्ट अ मिनट, मैंने नोट्स में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, बट एक फिर एडिशनल क्वेश्चन है शायद वो. फिर वी आर एबल टू वॉक इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब ये ऑनलाइन सेशन के वक्त वॉक करने की कोशिश मत करना, एक्सपीरियंस करने के लिए बैच होने के बाद ट्राई कर लेना. सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड. यू मस्ट एक्सेलरेट and this requires a force in accordance with second law of motion. Which is that force? It is muscular effort which you exert on the road. Is it in the direction we intend to move? No. Here is the answer now. कभी भी देखो वॉक करते वक्त you push the road below backward. कभी भी आप चलते हो तभी एकदम स्लो मोशन में एक्सपीरियंस करना. एक पैर आगे रखा है, आप पैर को ज़मीन से कांटेक्ट में लाकर पैर से पीछे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और उससे आपकी बॉडी आगे जा रही है. आप बैठे बैठे ये ट्राई कर सकते हो. सो यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड एंड द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड. बैठे बैठे देखो, आप पैर ज़मीन पर रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश जब करते हो, आप पैर से पीछे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो. यू पुश द सरफेस बैकवर्ड एंड द सरफेस विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड. सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, that how second law of motion is used in on or while walking on road. That could be the question. So this will be the answer for that.
अब एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस गिव रीज़न के वक्त याद आया मुझे कि इतने सारे अभी गिव रीजंस हुए हैं इस चैप्टर के, आप नोट्स देख लो, कम से कम 15 गिव रीजंस दिए मैंने आपको। पहले तो सारे गिव रीजंस के क्वेश्चंस पढ़ के निकालने हैं, और सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कौन से लॉ के ऊपर ये गिव रीजन बेस्ड है। आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो आपको पहले गिव रीजन पढ़ते ही याद आना चाहिए कौन से लॉ के ऊपर है, और पहले तो उस लॉ का स्टेटमेंट झाड़ देना आंसर में। यू माइट गेट 1 मार्क देयर इटसेल्फ एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन, देन ट्राई टू रीजन दैट। कुछ हद तक फर्स्ट लॉ में काम नहीं करेगा ये, पर सेकंड और थर्ड लॉ में तो पक्का करेगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट छोड़ के सेकंड और थर्ड लॉ में तो आप पहले लॉ का स्टेटमेंट लिख देना, साइज भी बढ़ जाएगी आंसर की, और स्कूल टीचर खुश हो जाएगी मार्क्स देने के लिए। ट्यूशन में जैसा कंटेंट है वैसे लिखा तो ही मिलेंगे मार्क्स, ये स्कूल के लिए टेक्निक बताई मैंने। तो सेकंड और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पहले लिख देना, फिर आगे एक्सप्लेन करने जाना उसको, ताकि आंसर परफेक्ट हो जाता है। सो ये बात है कि इतने सारे गिव रीजंस के अगर क्वेश्चन नोट्स में हैं तो आप सब देख लो, सब टेक्स्ट बुक के ही है। आपको तय करने आना चाहिए पहले कौन से लॉ के ऊपर है बेस्ड, फिर एक्सप्लेनेशन की बात आती है। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल वी हैव कवर्ड नाउ। 2 एग्जाम्पल्स हुए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। बोलो। सर हमारे स्कूल में बोला है पहले कि जो सिलेबस का आता है ना वो भी सिखाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ का एक और एग्जाम्पल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट। गोवा में पैरासेलिंग सबने किया होगा, तब बोट एक बोट से दूसरी बोट में ट्रांसफर करते हो, ये एक्सपीरियंस सबने किया होगा। एज अ सेलर जंप्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। यहाँ पे पिक्चर दिया देखो, जब एक बोट से दूसरे बोट में शिफ्ट करा रहे होते हैं, वही बात है एज वाइल वॉकिंग ऑन रोड की बात है कि जस्ट एक बोट पर पैर रखा तो हम उसको पीछे फोर्स एक्सर्ट देते हैं एंड आवर बॉडी इज मूव्ड हेड। तो यही बात है, सेंटेंस वापस पढ़ लेता हूँ। that as a sailor jumps forward the force on the boat moves it backward, because अब रोड की जगह पर बोट है। वॉकिंग के वक्त भी यही बात हो रही थी कि वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड एंड आवर बॉडी इज मूव्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बोट के ऊपर पैर रख के अगर हम इस तरफ आ रहे हैं तो फोर्स एक्सर्ट करने से बोट पीछे चली जाएगी। बस ध्यान रखना कि इधर टाइम पे पैर रख दिया हो वरना गए पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल थर्ड लॉ का है। अब आप समझ गए हो क्या कंसेप्ट है। और अब एक लास्ट एग्जाम्पल स्प्रिंग बैलेंस का देखते हैं। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या है ये? दिस इज अ डिवाइस विच विल हेल्प यू टू काउंट द फोर्स, नॉट द वेट। ये फोर्स डायरेक्टली काउंट करने में हेल्प करता है आपको इन न्यूटन। ये आपको लैब में दिखाया जाएगा अगर दिवाली के बाद शुरू हुआ तब। तो ये लैब में देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। अब मैं पहले अपने ओन वर्ड्स में बताता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है। इधर एक वॉल है, फिक्स सपोर्ट, उसको स्प्रिंग बैलेंस बी जोड़ा है, और बी का ये स्प्रिंग ए को जोड़ा है, और ए के इस तरफ एक हुक है जिधर हाथ से अभी खींचने वाले हैं हम। एक फोर्स से स्प्रिंग बैलेंस ए को खींचेंगे। अब क्या होने वाला है देखते हैं। जैसे आपने यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस को खींचा, मतलब इधर का स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, करेक्ट। एक्चुअली कंसेप्ट ऐसी होती है कि स्प्रिंग बैलेंस, मान लो ये ऐसा डिवाइस अगर है, ये फिक्स सपोर्ट के लिए रहता है, और यहाँ पर हम हुक है ये, यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो हमको मालूम पड़ता है वो कितना फोर्स कैरी कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। पर इधर हॉरिजॉन्टली रखना है, ध्यान रखो। और फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग को जुड़ा है। अब जब आप स्प्रिंग बैलेंस ए को खींचोगे, इसका स्प्रिंग स्ट्रेच होने वाला है। और ध्यान दो, आप पहले ए स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो खींचने से, करेक्ट। एंड व्हेन यू एक्सर्ट फोर्स ऑन ए का खींचने से ए स्प्रिंग बैलेंस बी को भी खींचने वाला है। मैं ट्राई करूंगा इसका एक वीडियो अगर मिल जाए तो, ताकि आप देख सको एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कि ये फिक्स सपोर्ट से आपने ए स्प्रिंग बैलेंस को खींचा है, तो इसका स्प्रिंग का एंड पार्ट बी के इस एंड पार्ट को जुड़ा हुआ है। तो क्या होने वाला है कि ए का स्प्रिंग बैलेंस बी को भी खींचने लग जाएगा, ए का स्प्रिंग बैलेंस बी को भी खींचने लग जाएगा। और फिर जो फोर्स आपने अप्लाई किया होगा ए को खींचने के लिए, वो आपको स्प्रिंग बैलेंस ए की रीडिंग में दिखेगा, पर उतना ही रीडिंग बी भी दिखाने वाला है। मतलब होने क्या वाला, अभी हाथ भूल जाओ 2 मिनट के लिए,
भूल मतलब कोई तो मान लो, जस्ट विजुअलाइज करो ए बी को खींच रहा है, तो मीन्स व्हाट, फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ए बी को खींच रहा है तो ए में कुछ तो रीडिंग दिख जाएगी आपको, करेक्ट। पर स्प्रिंग होने की वजह से आपको मालूम है दैट द बी विल ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए, और इसीलिए बी में भी आपको रीडिंग उतना ही दिखने वाला है जितना ए में दिख रहा है। एंड दिस क्लियर्स आउट दैट दे आर इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार पढ़ लेते हैं फिर पूरा क्लियर होता है कि देखो, लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस connected together as shown in the figure. The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. Spring balance B का एक end wall को attached है. Now when a force is applied through the free end of spring balance A, जब आपने, ये है free end spring balance A का, जब आपने यहाँ से force apply किया, when a force is applied through the free end of spring balance A, it is observed that both the spring balance show same readings on their scale. सिर्फ आपने A को खींचा है, अब A से B को भी खिंचावट आ गई, स्प्रिंग उसका भी एक्सटेंड हो गया, तो बोथ विल शो सेम रीडिंग, यानी B A पर भी एक्सर्ट कर रहा है कुछ ना कुछ फोर्स, ये इस रीडिंग से मालूम पड़ता है। एंड इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस A ऑन बैलेंस B इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस B ऑन A। मतलब जब आपने A को खींचा तो A ने B पर फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, पर B के यहाँ पर भी कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब B भी A को फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और इसका बेस्ट प्रूफ क्या होगा कि अगर आपने हाथ हटा दिया तो ये स्प्रिंग बैलेंस जोर से जाके टकराएगा B को, तब क्या हुआ, मतलब यही बात हुई कि B A को भी खींच रहा था, A B को खींच रहा था क्योंकि आपने हाथ से उसको फोर्स से अप्लाई किया, पर ये हाथ छोड़ने के बाद ये जब टकराएगा, क्यों टकराएगा, मतलब B A पर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, जिस वजह से अगर आपने हाथ हटा दिया तो B जो A पर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, उससे A आके टकरा देगा उस पर। सो ये बात है कि टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो A exerts force on B and B exerts force on A is the part which is covered। और इस एक ही पेज पे उन्होंने पूरा थर्ड लॉ के बारे में दिया हुआ है, थियोरी लॉ गिव रीजंस। और इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा था, एक अलग कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला डिराइव होगा, और ये फॉर्मूला के बाद इसके ऊपर कम से कम 7 या 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 7 तो पक्का है। सो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स आज के जो कर देंगे, उसके बाद रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स सब इसी फॉर्मूला के रहेंगे, ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विथ 7th न्यूमेरिकल। ध्यान से पढ़ो। अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg। इंजन का मास 8000 kg है एंड हर एक वैगन का 2000 kg। ऐसे 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, बट ट्रैक आखिर सरफेस है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है, एंड द ट्रैक विल ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। व्हाट इज द नेट? नेट यानी टोटल, नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स के बाद ट्रेन अब कितने फोर्स से आगे बढ़ रही है। तो ये सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होता है हम उसको खाली माइनस कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। सो इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पढ़ लो। 8000 kg इंजन विल पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ऑफ दिस मच मास ईच। इंजन का इतना फोर्स है लेकिन ट्रैक इतना फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है, तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स? आप लिख सकते हो एग्जाम में वर्ड नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सिर्फ एफ। और कैसे फाइंड करेंगे नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स? इंजन का इतना है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब इतने फोर्स से ट्रेन रुक तो नहीं जाएगी क्योंकि इंजन का फोर्स 40,000 है, खाली ट्रैक अपोज कर रहा है 5,000 न्यूटन है, हेंस द ट्रेन विल मूव अहेड विद दिस मच फोर्स। सिंपल, बस कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इंजन के फोर्स से माइनस कर देंगे तो इतने फोर्स से ट्रेन आगे बढ़ने वाली है, ये क्लियर हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. अब एक्सेलरेशन के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा F इज इक्वल टू ma, और आपको फोर्स अब मालूम है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स काउंट करना है कि ट्रेन अब इतने फोर्स से आगे बढ़ रही है, और आपको ट्रेन का मास भी पता है, एंड आफ्टर दिस टू वैल्यूज यू कैन इजीली फाइंड द एक्सेलरेशन. प्रियशा, व्हाट इज द मास ऑफ द ट्रेन? जल्दी बोल दो, मास ऑफ द ट्रेन. 2000 kg each वो 5 वैगन्स का. ट्रेन मास ऑफ द ट्रेन बोलो जल्दी. ट्रेन में खाली वैगन्स आते हैं प्रियशा. इजी कैलकुलेशन है. ईच वैगन इज ऑफ 2000 kg, 5 वैगन्स तो इंटू 5 10,000 kg. ये मतलब ये वैगन्स का हुआ, और इंजन का 8,000. तो मतलब मास ऑफ द ट्रेन आप ये पहले ही गिवन में लिख सकते थे एग्जाम में कि ध्यान दो 10,000 ये वैगन्स का हुआ और 8,000 इंजन का. दैट गोज टू 18,000 kg. गेटिंग? समझा प्रियशा? हाँ सर. Okay. So force applied, or the force with which train is moving, is 35,000. Mass of the train is 18,000 into A. Therefore acceleration will be 35,000 upon 18,000. That will go to ये कट एंड ढूंढ लो आंसर, या 1 मिनट में लिख देता हूँ ताकि टाइम ना जाए. किसी को डाउट इस सब में? इजी तो है, कुछ ऐसे दिमाग लगाने से नहीं है. 35 डिवाइडेड बाई 18 is 1.94 meter per second square. So this is the net acceleration of the train which we obtained it from the net force. तो याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए नेगेटिव साइन कैरी करेगा. हमने माइनस किया इंजन के फोर्स से, और फोर्स और मास की मदद से ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है ये मालूम पड़ गया. इजी सम है पर इंपॉर्टेंट है, कर देना. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. पढ़ो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है. क्या कंसेप्ट लगने वाले देखेंगे. इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज होगा, पर वो क्यों यूज होने वाला है ये भी ढूंढना जरूरी है बात. सो ध्यान से पढ़ो. रीड द 18th वन. हाउ मच मोमेंटम विल द डम्बेल, जिम में उठाते डम्बेल, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg. अब गिवन भी लिखते जा सकते हो. हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम के लिए सिंबल होता है P. याद करो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मास तो पहले दे दिया है 10 kg, यानी एक अल्फ़ाबेट दे दिया. हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg विल ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. अगर 80 सेंटीमीटर हाइट से गिरता है मीन्स दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डम्बेल. ये ज़रूरी है ध्यान रखना. हमने 1-2 सम्स वर्टिकल मोशन के किए थे मोशन चैप्टर में भी. इफ इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम दिस मच हाइट मीन्स इट हैज़ कवर्ड दिस मच डिस्टेंस, और बहुत स्टूडेंट्स इसको सेंटीमीटर में ही रख देते हैं. टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, डिस्टेंस शुड बी इन मीटर, मास शुड बी इन केजी. ये सब चीज़ें याद रखो. तो यहाँ पर अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया, मतलब मैंने टेस्ट में देखे हैं स्टूडेंट्स ने सॉल्व परफेक्टली किया, लेकिन बस ये कन्वर्ट नहीं किया रहता है इसलिए आंसर गया. मतलब फॉर्मूला बराबर यूज़ किया रहता है पर ये कन्वर्ट नहीं किया इसलिए गया. तो मीन्स द डम्बेल हैज़ कवर्ड दिस मच डिस्टेंस एंड इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. मोशन चैप्टर में मैंने एक लेक्चर अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया जिसमें मैंने आपको वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के सम्स करवाए थे. अब उसमें मैंने ये बात कही थी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है. ये खुद नहीं देंगे वो आपको. 2 मिनट में वो रिवाइज करा देता हूँ. मोशन चैप्टर मैंने बोला भी है आपको करना. अब एक बात वापस, कल जो मैंने पॉइंट आपको लिया था, मोशन चैप्टर में 80% न्यूमेरिकल्स हॉरिजॉन्टल मोशन के थे
और मैं कहूँगा सिर्फ 20% थे वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड के, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में जहाँ मैंने आपको कहा था कि 70% सम्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस के होने वाले हैं, वो सभी के सभी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड के हैं, सभी के सभी। मतलब आपका मोशन में वो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था, नहीं हुआ है तो मैं अभी एक बार समझा देता हूँ। मैं वापस ग्रेविटेशन में भी एक बार समझाऊंगा। बस बताने का काम क्या था कि ग्रेविटेशन ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड में ही आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तब सारे न्यूमेरिकल्स उसमें ऐसे रहेंगे। तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेन एवर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको कंसिडर करनी है, वो गिवन में कभी नहीं देंगे। यानी इस सम में अगर आप सिर्फ मास और डिस्टेंस से सोचोगे कैसे निकालना है तो निकाल ही नहीं पाओगे आप मोमेंटम, आपको एडिशनल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। u होगा 0 मीटर पर सेकेंड जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो, ओके। और एक डेटा है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज़ ने बचा दिया, आपको एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब मैंने ये भी कहा था कि व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है, u ये आपको खुद लिखना रहता है, ये ध्यान रखना, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के वक्त आपको लिखना होगा, ओके। ये इतना सब अभी गिवन हुआ, मैंने अभी तक एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया। हाउ मच मोमेंटम इट विल ट्रांसफर, डम्बेल का मोमेंटम निकालना है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो आपको इधर ही दे दिया था, दैट मीन्स ओनली वन थिंग विच यू हैव टू फाइंड इज वेलोसिटी। यानी अगर आपने वेलोसिटी ढूंढ लिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं मोमेंटम डम्बेल का कितना होगा, और जितना मोमेंटम होता है उतना ही वो ट्रांसफर करेगा टू द ग्राउंड। डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड ट्रांसफर टू द फ्लोर, मतलब क्या, जितना मोमेंटम डम्बेल का होगा वो फ्लोर पे कोलाइड होने से फ्लोर को ट्रांसफर हो जाएगा, बात वो है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, एंड नाउ यू जस्ट नीड टू फाइंड द वेलोसिटी। इधर कोई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मत लाना, जस्ट द वर्ड मोमेंटम, तब हम फाइनल वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। और इनिशियल तो जीरो ही है, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही होगा, लेकिन अब गिरते जा रहा है, मूव कर रहा है डम्बल, तो कुछ तो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी। और आपको दिमाग लगाना है, यूजिंग एनी वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाउ कैन यू फाइंड v? a s और u मालूम है आपको, a s और u मालूम है, v फाइंड करना है। इतने टाइम के अंदर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन, नको इतने टाइम के अंदर अगर आपको स्ट्राइक हुआ है अच्छी बात है, वरना आपका फिजिक्स गया, फिर गज नहीं होने वाले, मतलब रिवाइज कर लेना, स्ट्रेट वार्निंग है। सो ये सम का मैंने आपको थीम समझा दिया, अब आप कर सकते हो, v फाइंड करो, v फाइंड करने के बाद आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, इट्स दैट इजी। तो कुछ भी ऐसे नया नहीं है, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको क्लियर था, बस मास दिया है, खाली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इतना सब डेटा दिया हुआ है। और इतने सब डेटा के साथ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फर्स्ट फाइंड v। अब उसमें गलती मत करो, 2a s का वैल्यू 0.10, देयरफॉर अब ये 10 क्या कर देगा, इस पॉइंट को हटा देगा and will make it 8, and 8 into 2 16, therefore v square will be 16, therefore v will be 4 meter per second। means what, this is the final velocity, means when the dumbbell is about to strike the ground, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद वो भी रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन ये जो फाइनल वेलोसिटी है, याद रखो, इफ इट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस हाइट वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये आपको बात बताई थी मैंने, दैट्स व्हाई वी से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स while falling down, तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, एंड हाईएस्ट वेलोसिटी विल बी व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ये वो वेलोसिटी है, ग्राउंड को हिट करने के बाद तो सब जीरो हो जाएगा, फिर कुछ मतलब ही नहीं है। सो दिस इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, एंड हेंस वी विल फाइंड द मोमेंटम व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। मास 10 kg और वेलोसिटी 4, हेंस द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डम्बेल टू द ग्राउंड इज 40 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट याद आना चाहिए, मास का kg रहता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, हेंस द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डम्बेल टू द ग्राउंड इज 40 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी सम, साइज देखो कितनी पर, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं,
समझना ज़रूरी है क्या क्या डेटा दिया है. इफ़ इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम दिस मच हाइट यानी दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड. एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है u0. आपने अगर खुद से नहीं लिया तो कर ही नहीं पाओगे, लगेगा डेटा इनकम्प्लीट है सब में. ये खुद से लिखना है हमको. और फिर वेलोसिटी ढूंढनी है, ये भी खुद मालूम पड़ना चाहिए क्योंकि मोमेंटम उसके बिना नहीं फाइंड कर पाओगे. तो ये सब बातें हैं. ओके, तो नेक्स्ट वीक, एक सेकंड जस्ट, लास्ट सम जल्दी से कर दो. बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. 18th वन इंपॉर्टेंट था, याद रखना. और अभी याद आया कि टेस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ अगले फ्राइडे को. सॉरी, सैटरडे हमने डिसाइड किया, तो सैटरडे को आपको इस चैप्टर पे टेस्ट देनी है. नोट्स मैंने फॉरवर्ड किए हैं, 6 पेजेस के नोट्स हैं. मैंने पहले ही कहा था कि फिज़िक्स में थियोरी ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स. तो डेरिवेशन एक भी नहीं है नोट्स में, आपको नोटबुक में लिखा हुआ ही रिलाय करना है. किसी के पास नहीं है किसी और से ले लो, पर बाकी सब कुछ है. डेफिनेशंस, लॉ, गिव रीजंस. तो 6 पेजेस का नोट्स है. मैंने प्रिंट आउट नहीं दिया है, मैंने PDF शेयर किया है. अगर आपको आदत है वैसे पढ़ने की, पढ़ो, अदरवाइज प्लीज़ अरेंज द प्रिंट आउट्स. 15 अगस्त तक रिस्क लेना ही नहीं है, इसलिए मैंने बुलाया नहीं है किसी को. तो 6 पेजेस के नोट्स हैं, लर्निंग जल्दी हो जाएगी. एंड ऑल एल्स इज न्यूमेरिकल्स. अब ध्यान रखना, मोशन चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, और जिन्होंने मोशन में ख़राब परफॉर्म किया था अब तो ढंग से कर दो. चेकिंग सभी पेपर्स की होने वाली है, चालू है रोज़ थोड़ा थोड़ा. इज मैटर अराउंड अ स्पीयर भी होगा पूरा संडे तक, सबको मार्क्स भेज दिए जाएंगे. तो करते जाओ सिंसियरली पढ़ाई. अब नेक्स्ट फ्राइडे के लिए अनाउंस कर दिया, पूरा 1 वीक है आपके पास, आराम से प्रिपरेशन हो सकती है. एक सजेस्ट करूँगा कि एक दिन प्लान करके सारे न्यूमेरिकल्स कर देना उस दिन, सिर्फ न्यूमेरिकल्स. एक दिन संडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, ताकि एक दिन में आपका वो प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा और बाकी दिन तो सिर्फ थियरी कर सकते हो. तो पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, फिर ही होगा. अभी हम आज नहीं कर पाएंगे, मंडे के दिन ख़त्म करते हैं पहले, फिर ही मैथ्स शुरू करते हैं ट्यूसडे से, ताकि आपको परफेक्ट टाइम मिलेगा लर्निंग के लिए. तब भी हमारा 75% 80% हो गया चैप्टर. आप कर देना प्रिपरेशन शुरू. ओके, 16th. An object of mass 100 kg accelerates uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second. An object of mass 100 kg accelerates uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second. तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है. करेक्ट, इन 6 सेकेंड्स. तो ये सब क्लियर डेटा दिया है, एकदम इजी सम है. क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम. डेरिवेशन याद करो सेकेंड लॉ का, उसमें हमने लिखा था P1 एज इनिशियल मोमेंटम एंड P2 एज फाइनल मोमेंटम. और अब फॉर्मूला याद आना चाहिए. तो जब ऐसे वर्ड इनिशियल मोमेंटम देते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. जब ये वर्ड फाइनल मोमेंटम यूज करते हैं तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. ये बात है. सो P1 यानी इनिशियल मोमेंटम, तब मास इनटू वेलोसिटी भी इनिशियल लेंगे. P2 मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. अब मास क्या है, 100 इनटू इनिशियल वेलोसिटी 5, तो ये हो जाएगा 500 kg डॉट मीटर पर सेकेंड. फिर फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. ये ऐसा पहली बार आया सम में, पर हमने ये भी डिस्कशन डेरिवेशन में किया हुआ था. तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, so that goes to 800 kg dot meter per second. तो ये बात है. दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम. आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद आपको फोर्स फाइंड करने को बोल रहे हैं. पॉसिबल है. फोर्स का फॉर्मूला है MA का फॉर्मूला है V माइनस यू इंटू टी. अब आप चाहो तो इधर V और U दिया है, अपॉन T दिया है, वो भी कर सकते हो. या आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि MV मालूम है, MU मालूम है. आप ऐसे करो या सेपरेटली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इट्स योर चॉइस. अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अब MV का वैल्यू रेडी है 800, MU का वैल्यू रेडी है 500. या आप मास अलग सब्सटीट्यूट करके फिर V माइनस यू करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस. एनी हाउ आप फोर्स फाइंड कर सकते हो. आंसर बता दो कोई भी. सॉल्व इट. किती
अरे यार माइक ऐसे क्यों कर रहा है हमें? 50 कितना? हाँ सर 50 50। ओके